Assalamualaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about universal maxim. सबसे पहले तो यूनिवर्सल मैक्सिम क्या होता है। हम लोगों के सिलेबस में कुछ मैक्सिम्स दिए हुए उन्होंने, और उन सब मैक्सिम्स को याद करने के बजाय हम प्रेफर क्या करते हैं कि हम एक यूनिवर्सल मैक्सिम याद कर लें जिसको हम थोड़ोली आगे लेके चल सकें बाकी मैक्सिम्स के साथ साथ। तो अब अगर आपने सारे मैक्सिम्स याद नहीं किए और पेपर में आपको कोई सा भी मैक्सिम आ जाता है, अगर आपने ये यूनिवर्सल मैक्सिम याद किया हुआ है तो आप इजीली पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैक्सिम्स चाहे 12 हो या फिर 24, मैक्सिम की डेफिनेशन तो वही रहेगी। तो हमने एक स्केच बना लिया जिसके अंदर हम लोगों ने तमाम वो हेडिंग्स लिख ली हैं जो कि मैक्सिम के रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये सब चीज़ें तो सेम ही हैं। तो हमने इनको बना लिया एक क्वेश्चन के तौर पर और हम इनको एज इट इज़ याद कर लेंगे। अच्छा, अब 1875 से पहले वी वर हैविंग कॉमन लॉ, और कॉमन लॉ बहुत रिजिड था, उसके अंदर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी और पनिशमेंट्स बहुत ज़्यादा सख्त थी। उसके बाद हमारे पास आया इक्विटी लॉ। इक्विटी लॉ जो है ना वो काफ़ी फ्लेक्सिबल था, उसके अंदर रिजिडिटी नहीं थी। तो कॉमन लॉ रिजिड होते हुए और इक्विटी लॉ फ्लेक्सिबल होते हुए इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। उन कॉन्फ्लिक्ट्स को 1875 के अंदर जब जुडिकेटर एक्ट आया उसने फिल किया और उसने ये बात कही कि ये दोनों आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हैं, ये दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों तो लॉज हैं, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ये एक ही प्लेटफॉर्म्स हैं, बस इनका काम थोड़ा डिफरेंट है। कॉमन लॉ जब भी डिसीजन प्रोवाइड कर रहा होगा उसके अंदर अगर कोई लूप होल आ जाता है क्योंकि वो मोरालिटी बेस्ड नहीं है। इक्विटी लॉ तो मोरालिटी बेस्ड है, नेचुरल लॉ है। अगर तो उसके अंदर कोई भी कॉमन लॉ के अंदर लूप होल आ जाता है ना, उस लूप होल को इक्विटी लॉ फिल करेगा क्योंकि वो मोरालिटी बेस्ड है। अच्छा, इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स के पास 3000 रुपीज़ होते हैं और वो ए, बी और सी को 1000 रुपीज़ देता है और टाइम देता है 1 महीने का कि आप मुझे उसके बाद पैसे वापस करोगे। लेकिन 1 महीने के बाद बी की डेथ हो जाती है। ए और सी उसको 1000 रुपीज़ वापस करते हैं, लेकिन उसके पास तो फिर भी पैसे पूरे नहीं होते। तो वो कोर्ट के पास जाता है और उसको कहता है कि भाई ये मुझे पैसे पूरे वापस नहीं कर रहे। कोर्ट देखती है खाता और वो कहती है कि ए ने भी आपसे 1000 लिए थे और सी ने भी आपसे 1000 लिए थे, तो उन्होंने जो पैसे आपको वापस किए हैं वो तो उनकी पूरी अमाउंट थी जो उन्होंने आपसे ली थी। एक्स को कोई रेमेडी नहीं मिलती, तो एक्स क्या करता है, एक्स जाता है किंग के पास और किंग से बात करता है कि मुझे इतने पैसे इन्होंने मुझसे लिए थे जब इनको ज़रूरत थी, और अब जब इन्होंने मुझे पैसे वापस करने हैं क्योंकि बी की डेथ हो गई है तो मेरे पास तो पैसे पूरे नहीं हो रहे। किंग ए और सी को ये बात कहता है कि ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप उसको पैसे पूरे करके दो। तो फिर एक्स को वो 1500 करके 3000 वापस करते हैं, जो कि कॉमन लॉ से उनको रेमेडी नहीं मिलती, बट इक्विटी कोर्ट या चांसरी कोर्ट से उनको ये रेमेडी वापस मिल जाती है। अच्छा, अब हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में भी हम लोग, आप कोई भी चीज़ लिखना चाहते हो इसके बारे में जितना आपको कॉन्सेप्ट आया आप उसमें से लिख सकते हो, जो भी आपको समझ आया, जो भी आपको कॉन्सेप्ट मिला है कि इक्विटी कोर्ट्स जो हैं वो रिजिड नहीं होती, कॉमन लॉ कोर्ट्स रिजिड थी, इस वजह से हमारे पास इक्विटी कोर्ट्स आई और इक्विटी कोर्ट्स की जो बेसिस है या वो जिसके थ्रू चलता है वो हमारे पास मैक्सिम्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिक आप कॉन्सेप्ट इसके अंदर लिख सकते हो। अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेडिंग्स बना दी हैं सो दैट आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ जाए। ये मैंने एक हेडिंग बनाई है कि जो डार्कर लाइन है ना, ये कॉमन लॉ कोर्ट्स का फैसला है जो कि फैसले की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ लूप होल्स आ जाते हैं और वो लूप होल्स वो थिन वाली लाइन है जो कि लॉ ऑफ इक्विटी है, जो कि उसको सप्लीमेंट कर रही है या हेल्प कर रही है डिसीजन तक लेकर जाने के लिए। अच्छा, अब हम असेंशियल्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने एक बंदे को राइट असाइन कर दिया है, उसके बाद वो राइट वायलेट हो गया। जब वो राइट वायलेट हुआ ना तो इंजरी पहुंची और डैमेज हुआ उससे। अब आपने उसको जस्टिस प्रोवाइड करनी है, यानी कि रेड्रेस करना है उसको। जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए इक्विटी यूज़ होगी क्योंकि वो लॉ है और वो रेमेडी प्रोवाइड करेगी, और उसके लिए आप ये मैक्सिम यूज़ करेंगे। और इसी बात की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसकी डायग्राम भी साथ बना दी है, क्योंकि पीयू के पेपर्स के अंदर आप जितनी डायग्राम्स ऐड करते हो उतने ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मैक्सिम। सबसे पहले तो लॉर्ड नॉटिंघम एक बंदा था जो कि फादर ऑफ इक्विटी के नाम से भी मशहूर है। उसने सबसे पहले मैक्सिम्स दिए थे। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ मैक्सिम्स क्या होते हैं, शॉर्ट सेइंग्स होती हैं जिनके डीप मीनिंग्स होते हैं। शॉर्ट सेइंग्स होती हैं जो कि हम लोगों को लाइफ के इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में बताती हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग सीधा डेफिनेशंस के ऊपर आ जाएंगे, जिसके अंदर आप लोग वैसे तो कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वेदर यू कैन यूज़ चैट
चैट जीपीटी, गूगल या आप लोगों के पास जो भी बुक है, आपको उसके अंदर अगर इजी लगती है डेफिनेशन दी हुई तो आप उसको भी लिख सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से इजी डेफिनेशंस लिखने की कोशिश की है। मैक्सिम्स आर कॉन्साइज एक्सप्रेशंस ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ्स और रूल्स। Maxims are short and pithy statements used to formulate general principles of common sense of justice। अच्छा, हमने जितनी भी हेडिंग्स पढ़ी वो सेम है, बट ये एक वाहिद हेडिंग है जो कि डिफरेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ द मैक्सिम, ये हर मैक्सिम के हिसाब से अलग हेडिंग होगी। तो मैं इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी और जिस तरह छोटे छोटे डॉक्ट्राइन्स हैं मैं उसको बता दूंगी कि इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, अब बात करते हैं लिमिटेशंस की, यानी कि कहाँ कहाँ पर मैक्सिम्स अप्लाई नहीं किए जा सकते इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ मॉरल राइट्स, जहाँ पर इक्विटी से आने वाला रिजल्ट या डिसीजन किसी भी पार्टी के राइट्स को वायलेट कर सकता है या ब्रीच कर सकता है, वेदर डिफेंडेंट या फिर प्लेंटिफ, तो वहाँ पर इक्विटी नहीं लागू होगा। उसके बाद अगर तो वो कॉमन लॉ कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में है तो फिर इक्विटी कोर्ट्स जो हैं वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएगा। अगर तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट बात होती है तो भी वो इसके अंदर नहीं आएगा और वहाँ पर लिमिटेशन आ जाएगी मैक्सिम्स की। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आएगा कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ, यानी कि अगर तो प्लेंटिफ ने कोई ऐसी हरकत की है या फिर नेग्लिजेंस शो की है। उसके अलावा नो एप्लीकेशन ऑफ लॉ, नो क्लियर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, सर्कमस्टांसेस व्हेन इक्विटी डज नॉट फॉलो द लॉ। इन सब केसेस के अंदर इक्विटी या फिर मैक्सिम्स की एप्लीकेबिलिटी शो नहीं की जाएगी, यानी कि लिमिटेशन आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास मेन हेडिंग आएगी रिकॉग्निशन ऑफ मैक्सिम इन पाकिस्तान। किस किस जगहों पर अप्लाई हो सकता है, रिकॉग्नाइज किया जा सकता है? ट्रस्ट एक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर। अच्छा, मैंने आपकी आसानी के लिए इसकी भी हेडिंग बना दी है, लिमिटेशन की भी हेडिंग बना दी है और रिकॉग्निशन ऑफ मैक्सिम की भी हेडिंग बना दी है। आप ये पेपर में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम नेचर की बात करते हैं। नेचर के अंदर दो टाइप्स होती हैं, एक तो हमें पता है प्रोसीजरल होता है, दूसरा सब्सटेंटिव होता है। तो ये मैक्सिम सब्सटेंटिव फॉर्म में है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ द मैक्सिम, हम लोगों को पता है कि ये मैक्सिम्स जो हैं ये इक्विटी के साथ चलते हैं, तो ऑब्वियसली इक्विटी कोर्ट्स के साथ चलते हैं, उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। उसके बाद रोल ऑफ इक्विटी कोर्ट्स, इनका काम जो है ना वो हम लोगों को रेमेडी प्रोवाइड करना है, क्योंकि हम लोगों को कॉमन लॉ कोर्ट से सिर्फ मॉनेटरी कंपनसेशन मिलती है, बट हम लोगों को इक्विटी कोर्ट से हर टाइप की कंपनसेशन या हर टाइप की रेमेडी मिल जाती है। एंड एट द एंड वी विल गो फॉर द कंक्लूजन, जो कि हम हर क्वेश्चन के एंड पे लिखते हैं। आपको जो सूटेबल लगता है आप लिख सकते हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।